हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेस। आप सबका स्वागत है किरोशा नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और जैसा आप सबको पता है, एम्स के द्वारा एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी जारी की जा चुकी है, CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। और उसके लिए जो भी बच्चे SNO सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए हम लेके आए हैं कुछ MCQs जो बहुत ही ज्यादा हाई यील्डिंग रहने वाले काफी इंपोर्टेंट MCQs है। ओके, सो यहाँ पे हम बात करेंगे SNO के एग्जाम्स के लिए कुछ MCQs है। पर्टिकुलरली हम बात कम्युनिटी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला MCQ, ओके, सबसे पहला MCQ रहेगा कि जो मलेरिया है, ओके, जो मलेरिया का केस आता है, जो जिसके अंदर हम बात करें, तो क्वेश्चन है कि जो प्राइमरी फीवर इन मलेरिया, तो मलेरिया के टाइम जो बुखार आता है, ओके, करस्पॉन्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द पैरासाइट्स इन द रेड ब्लड सेल्स कंप्रोमाइजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जब मलेरिया के टाइम पे जो फीवर आता है, उस टाइम पे जो रेड ब्लड सेल्स जो होती है, ओके, या रेड ब्लड सेल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम, ओके, या उस सिचुएशन का एक्सेप्ट कौन कौन सी सिचुएशन रहेगी। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, हॉट स्टेज, रिलैक्स स्टेज, स्वेटिंग स्टेज और कोल्ड स्टेज। यहाँ पे चार स्टेजेस होती है जब फीवर आता है मलेरिया का। और उन चारों में से ऐसी कौन सी स्टेज है जो एक्सेप्ट जो नहीं होती। तो आप सबको पता होगा मलेरिया बहुत ही ज्यादा एक मेजर वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ओके, तो मलेरिया के लिए अगर मैं कुछ आपको साइड पॉइंट्स बताऊं, तो मलेरिया के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, जो इंडिया में जो मलेरिया के केसेस रहे थे उसको कंट्रोल करने के लिए वो प्रोग्राम लॉन्च किया था 1953 के अंदर। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करें, तो इसको फिर से क्या किया, चेंज किया, इसको नाम दिया गया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। और वो कब लॉन्च किया गया, 1958 के अंदर। ओके, तो याद है, समझ में आया आपको, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च किया था, 1953 के अंदर, नेशनल मलेरिया इलिमिनेशन प्रोग्राम 1958 के अंदर। अब यहाँ पे जब मलेरिया आता है, तो उस टाइम पे किसी भी पर्सन जिसको मलेरिया, तो उसको क्या आएगा, फीवर आएगा। अब फीवर में क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस होती है। तो यहाँ पे चार स्टेजेस है, तो कौन सी स्टेजेस नहीं होती है। तो यहाँ पे आपके सामने हॉट स्टेज, रिलैक्स स्टेज, स्वेटिंग और कोल्ड। तो आपने देखा होगा कि जब बुखार आता है, तो एक टाइम पे क्या होता है, जब फीवर आता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत गर्मी लगती है। ओके, उसके बाद उसको क्या लगती है, सर्दी, एकदम कोल्ड स्टेज होता है। ठीक है, आपने कभी लोकली सुना होगा कि ठंडा गर्म बुखार आ रहा है, पर बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है और बहुत ज्यादा गर्मी भी लगती है। और उसके साथ साथ एक और स्टेज जिसको कहते हैं स्वेटिंग स्टेज। इसके दौरान क्या होता है, बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करती है, बहुत सारा पसीना आता है, और उसके बाद पर्सन क्या मिलता है, रिलैक्स मिलता है। तो वो होते हैं तीन स्टेजेस मलेरिया फीवर के अंदर। और ये एक स्टेज होता है रिलैप्स स्टेज, ये नहीं होता, तो ये है एक्सेप्ट। ओके, तो ये तीन स्टेजेस होते हैं, हॉट, कोल्ड और स्वेटिंग स्टेज। क्लियर है। तो यहाँ पे ये प्राइमरी फीवर होता है मलेरिया के केसेस की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। ओके, जो लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन, ओके, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, तो वो किस रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, इंट्राडर्मली, इंट्रावेनसली, सबक्यूटेनियसली या फिर इंट्रामस्कुलर। तो यहां के सामने आपको सामने चार ऑप्शंस है, आईडी, आईवी, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलरली। तो इन चारों में से जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, वो किस रूट के थ्रू दिया जाता है। ओके, तो यहां पे अगर हम बात करें, तो यहां पे आपके सामने चारों ऑप्शन है। तो ये हेपेरिन है एनॉक्सोपेरिन। ओके, इनेक्सोपेरिन एक टाइप का लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, जिसको किसके थ्रू दिया जाता है, यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है। तो यूजुअली इसको सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू दिया जाता है। ओके, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू इसको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है। ये इमेज आपको देख के बताना है कि ये कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेज आप देख रहे हैं, ये कौन से टाइप का है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम, वेजाइनल स्पॉन्ज और मेल कॉन्डोम। तो आप सबने कहीं ना कहीं फिजिकली अगर आपने देखा होगा
या फिर बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं, तो यही आपने शायद कहीं देखा हो कि ये किस चीज का इमेज है। ओके, कौन सा तरीका के कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ के सामने चार ऑप्शन में से ये है डायफ्राम। ओके, डायफ्राम एक डोम शेप का होता है। ओके, डोम शेप का आकार का एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। ये डोम मतलब इस तरीके से गुंबद आकार। ओके, तो इससे क्या होता है, इसको वैजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि स्पर्म की एंट्री को ये क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। ओके, सो डायफ्राम होता है, ये जो इमेज आप देख रहे हैं किसकी है, ये डायफ्राम की होती है। ओके, इसके साथ साथ फीमेल कॉन्डोम, वैजाइनल स्पॉन्ज और मेल कॉन्डोम ये तीनों नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की और अगर मैं आपको बात बताऊं कि कॉन्ट्रासेप्टिव के अगर मेथड्स की बात करें तो दो मेथड्स होते हैं। ओके, कॉन्ट्रासेप्शन के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट। ओके, अब टेम्पररी की अगर हम बात करें, टेम्पररी के अंदर आते हैं, टेम्पररी के अंदर आते हैं नेचुरल मेथड्स। ओके, इसके बाद में आते हैं बायोलॉजिकल। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम और मेथड्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल, हार्मोनल, तो अलग अलग टाइप्स के मेथड्स होते हैं जो टेम्पररी होते हैं। नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, मैकेनिकल, हार्मोनल, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें जो मैकेनिकल होता है, ओके, मैकेनिकल या किसी किसी आपको फिजिकल भी देखने को मिला जिसके अंदर कॉन्डोम्स है, डायफ्राम है, ये इसके अंदर आते हैं। अब आगे हम बात करें तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ओके, आईयूडीएस, इंट्रायूटेराइन, आईयूसीडीएस यानी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तीन जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसके अंदर आते हैं जो नॉन मेडिकेटेड जैसे लिपेज लूप है, और सेकंड जनरेशन आता है, सेकंड जनरेशन के अंदर आते हैं कॉपर। ओके, कॉपर T7 है, कॉपर T220 है, या फिर कॉपर 380A। ओके, और या फिर कॉपर टी मल्टी लोड है 375। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप्स कॉपर टी डिवाइसेस आते हैं जो सब इंटरएक्टिव डिवाइसेस। उसके बाद थर्ड जनरेशन आता है जो हार्मोनल बेसिस के ऊपर, जिसके अंदर लियोनर्जिस्ट्रॉन और प्रोजेस्टासर्ट या मेरिना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ओके, तो ये अलग अलग टाइप्स। उसके बाद परमानेंट के अंदर वेसिक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ पे ये कुछ कॉन्ट्रासेप्शन रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है ये किसका इमेज है, डायफ्राम का। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन आप सबको पता होगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। ओके, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ओके, लेवल ऑफ प्रिवेंशन टोटल अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके, टोटल 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ओके, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन कौन सा एक एग्जांपल है। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए है, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज एंड रिहेबिलिटेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, स्क्रीनिंग एंड केस फाइंडिंग, एनकरेजिंग फिजिकल एक्सरसाइज। ओके, तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रिवेंशन, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन अगर हम बात करें तो जैसे प्राइमोडियल है, तो प्राइमोडियल के अंदर क्या आता है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, रिस्क फैक्टर नॉट प्रेजेंट। ओके, यहां पे रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और साथ साथ में इसके अंदर क्या आता है, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ओके, जैसे टीकाकरण हो गया है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आता है। अब सेकेंडरी के अंदर हम बात करें तो सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी के अंदर आप सबको पता होगा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो यहां पे देखो सेकेंडरी प्रिवेंशन के क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
ओके कि सेकेंडरी प्रिवेंशन का कौन सा एग्जांपल, तो यहाँ पे आप कहीं पे देख रहे हैं अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट किसके अंदर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज एंड रिहेबिलिटेशन। ओके उसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, स्क्रीनिंग एंड केस फाइंडिंग, एनकरेजिंग फिजिकल एक्सरसाइज। तो ट्रीटमेंट किसके अंदर आ रहा है, ट्रीटमेंट आ रहा है ऑप्शन ए के अंदर। ओके सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फूड गाइड पिरामिड है, आप सबने फूड गाइड पिरामिड के बारे में पढ़ा होगा। ओके फूड गाइड पिरामिड के अंदर कि यहाँ पे अलग अलग, जैसे यहाँ पे कार्ब्स आते हैं, जैसे जो फूड है, फूड की अगर हम बात करें जैसे रोटी है, ओके या फिर हम ग्रेन है, अनाज है, ये सब इसके अंदर आता है। फिर सबसे ऊपर फैट्स वगैरह ये आते हैं। तो ये होता है फूड गाइड पिरामिड कि हमें कितना किस किस चीज में क्या क्या चीजें खानी है या कितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द गुड गाइड पिरामिड इज ए न्यूट्रिशनल एजुकेशनल गाइड दैट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स। तो जो हमें हेल्प करता है अलग अलग फूड ग्रुप्स है तो उनसे उसकी कितनी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं कि कौन सा पॉइंट सही है कौन सा पॉइंट गलत है। ओके सो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया जा रहा है कि हर एक ईच ऑफ द फूड ग्रुप, हर एक फूड ग्रुप में से सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड, उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है, मतलब सारे रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा है ईच ऑफ द फूड ग्रुप प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड, कि हर एक जो फूड ग्रुप है वो क्या कर रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड है वो सारे प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा है फूड ग्रुप्स इन वन ग्रुप कैन नॉट रिप्लेस दोज इन अनदर, कि एक जो फूड ग्रुप है वो दूसरों को रिप्लेस नहीं कर रहा है। और चौथा है फूड ग्रुप्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पिरामिड आर इंक्रीजिंगली मोर इंपोर्टेंट, कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वैसे वैसे उनकी इंपोर्टेंस वो बढ़ती जाएगी। तो ये चारों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत रहेगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ओनली 1 and 4, ओनली 2, ओनली 2 and 4 एंड ओनली 1 and 3। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन। तो बच्चों पहले क्या करना है, आपको इसका क्वेश्चन अच्छे से समझना है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो चारों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। अब यहाँ पे फूड गाइड पिरामिड, तो यहाँ पे सबसे पहला अगर बात करें ओनली 1 and 4, सबसे पहला अगर बात करें तो ईच ऑफ द फूड ग्रुप्स प्रोवाइड सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि फूड ग्रुप्स यहाँ पे जो भी होते हैं वो उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जरूरत होती है वो होती। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ईच ऑफ द फूड ग्रुप्स प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड, कि अपनी बॉडी में जितनी भी जरूरत होती है, जो सारे अगर हम बात जो भी फूड ग्रुप्स है वो सारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड जितने होते हैं वो सारे प्रोवाइड करते हैं, नहीं प्रोवाइड करते तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद है फूड्स इन द वन ग्रुप कैन नॉट रिप्लेस दोज इन अनदर। ओके तो यहाँ पे जो फूड्स एक ग्रुप के अंदर है वो दूसरों को रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे आपको फैट की रिक्वायरमेंट तो आपको फैट ही चाहिए, उसकी जगह प्रोटीन उस चीज की कमी को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे फूड ग्रुप्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पिरामिड आर इंक्रीजिंगली मोर इंपोर्टेंट, तो नीचे से हम ऊपर की साइड जाएंगे तो नीचे से जो ऊपर की साइड बढ़ रहे हैं तो इंपोर्टेंस बढ़ रही है क्या, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। सारी चीजें अपनी जगह अपनी अपनी इंपोर्टेंस बता रही है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो सबसे पहला और तीसरा ये क्या हो गए, दोनों करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, ओनली 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो यहां पे आपको क्या करना बच्चों, पहले आपको आंसर अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू, ओके किससे रिलेटेड है, ये है रिलेटेड टू एपिडेमियोलॉजी है, जिसके अंदर आपने बात की एपिडेमियोलॉजी स्टडी की थी। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व एटलीस्ट सम कंट्रोल बाय रिसर्चर टू इंप्लीमेंट स्टडी ट्रीटमेंट। यहाँ पे जो रिसर्चर क्या करता है उसके पास में कुछ चीजें होती है जो उसके कंट्रोल में होती है, जो अपनी स्टडी में उसका यूज करता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की स्टडीज होती है, को रिलेशनल होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल होती है। ओके तो चारों तरीके की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बहुत ही इजी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव एक तरीके की क्या होती है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है। ओके एक तरीके की ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है,
जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, सिर्फ डाटा कलेक्ट करता है। ओके, डाटा कलेक्ट करता है, अपने स्टोर करता है, और उसका कहीं ना कहीं अगर क्या किया जाता है, क्या है, बाद में अगर और स्टडी की जाती है तो उसका एनालिसिस किया जाता है। तो डेस्क्रिप्टिव एक तरीके की ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है जिसके अंदर से डाटा कलेक्ट किया जाता है। ओके, अब आगे हम बात करें एनालिटिकल जो स्टडी होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, एनालिटिकल जो डाटा कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस किया जाता है, उसको फिर क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तीसरी टाइप की जो स्टडी होती है वो होती है एक्सपेरिमेंटल। ओके, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिसर्चर क्या करता है, कुछ उसके बाद में कंट्रोल होता है जिसको वो अपने जो स्टडी ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर उसको इंप्लीमेंट करता है, यानी एक्सपेरिमेंट करता है। तो ये होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल इज द करेक्ट आंसर, जिसके अंदर क्या करता है रिसर्चर, जो भी अगर कोई भी अगर बात कर कुछ चीजें कुछ इंप्लीमेंट करना चाहता है, ठीक है, तो वो इस स्टडी के अंदर इंप्लीमेंट करता है एक्सपेरिमेंट के अंदर। ओके, बाकी दोनों चीजें हैं, चाहे वो ऑब्जर्वेशनल हो या एनालिटिकल, उसके अंदर वो स्टडी में कुछ भी बदलाव नहीं करता, जो जैसा है वैसा ही रखता है। एक्सपेरिमेंटल के अंदर वो कुछ चीजें अपनी तरह से इंक्लूड करता है और एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जो नर्स है उसको अपने हॉस्पिटल के नए लिए, अपने यूनिट के लिए नए बेड खरीदने हैं। ओके, द नर्स मैनेजर नीड्स टू बाय न्यू हॉस्पिटल बेड्स फॉर द यूनिट। तो यहाँ पे वो उसके लिए कौन से टाइप का बजट है वो एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर सकती है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के बजट होता है, कैपिटल बजट होता है, रेवेन्यू बजट होता है, ऑपरेटिंग बजट होता है, सैलरी बजट होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, नए बेड खरीदने हैं तो अपने पास में उसके लिए कौन सा बजट यूज करना है। जैसे आपके पास पैसा सेविंग होती है तो सेविंग अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग पैसा अलग अलग काम के लिए रखा जाता है, कि खाने के लिए अलग पैसा होता है, किराए के लिए अलग पैसा होता है, ठीक है, शॉपिंग के लिए अलग पैसा। वैसे ही हॉस्पिटल का जो आपका बजट होता है, अगर नए बेड खरीदने तो उसके लिए क्या किया यूज किया जाएगा। यहाँ पे आप सामने चार ऑप्शन है, कैपिटल, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग और सैलरी। अब सैलरी बजट की अगर बात करें, सैलरी बजट किस लिए यूज किया जाएगा, ऑब्वियसली सैलरी देने के लिए यूज किया जाएगा। ऑपरेटिंग बजट किस लिए यूज किया जाता है, जो डेली के बेसिस के ऊपर जो ऑपरेशन चलता है, डेली बेसिस पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो ऑपरेटिंग बजट होता है। उसके बाद रेवेन्यू बजट होता है कि कितने रेवेन्यू आया है, वो बजट होता है। एक बजट होता है जो कैपिटल बजट होता है। ओके, कैपिटल बजट होता है जो पहले से आप प्लान करके रखते हो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, जो सबसे मेन बजट होता है कैपिटल बजट, उसका आप यूज कर सकते हैं इस तरीके की कोई परचेसिंग के लिए। ओके, तो कैपिटल बजट होता है जिसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है नए हॉस्पिटल बेड खरीदने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a probability distribution that is symmetric about the mean, showing that the data near the mean are more frequent in occurrence than the data far from the mean is known as। तो यहाँ पे आपने रिसर्च की अगर बात करें तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड के बारे में। ओके, मीन, मीडियन और मोड के बारे में। ओके, तो मीन, मीडियन, मोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन the is symmetric about the mean, showing that the data near the mean are more frequent in occurrence than data far from the mean। तो यहाँ पे कोई भी डाटा है, ओके ओके, सो यहाँ पे अलग अलग डाटास होते हैं आपके सामने, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ अलग अलग डाटास है, ओके, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ये आपके पास में अलग अलग डाटा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा है जो नियर द मीन आर मोर फ्रिक्वेंट, जो सेंटर में जो डाटा है वो मोर फ्रिक्वेंट है, और किससे, जो दूर वालों से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसनल डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चार तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं अलग अलग मीन, मीडियन, मोड के अंदर। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये अगर बात करें तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एकदम इक्वली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ओके, so the probability distribution that is symmetrical about the mean, showing that the data near the mean are more frequent। okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, HIS, बहुत ही अच्छा सवाल है। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल, कोई नया हॉस्पिटल खुला, वहां के अंदर
HIS यानी हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो नर्सेज है, ठीक है, उनको कहा गया कि आप पेशेंट केयर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये जो नया सिस्टम है इसका आप यूज कीजिए, ठीक है। बट नर्सेज में क्या एक तरीके का कल्चरल लैग है, विच कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कल्चरल लैग। ओके, अभी कल्चरल लैग क्या होता है? कल्चरल लैग की अगर हम बात करें, आपने सोशियोलॉजी के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा कल्चरल लैग, कि जो मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें होती है। मेटेरियलिस्टिक का मतलब जैसे टेक्नोलॉजी हो गई है, या फिर आज के टाइम में अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। वहीं दूसरा जो थॉट प्रोसेस है वो उस तेजी से नहीं बदल रहे हैं, तो इस कारण से दोनों के बीच क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? कल्चरल लैग कहते हैं। तो वैसे ही हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम वो एक नया सिस्टम है, तो काफी सारी जो नर्सेज है वो पुराने तरीके की है, तो वो नया सिस्टम एडॉप्ट करने में हो सकता है उनको प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पे क्या टेक्निक आप यूज करेंगे जिससे वो उस फेज से या उस प्रॉब्लम से ओवरकम हो सके? तो यहाँ पे सामने आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करे? नई नर्सेज को रिक्रूट करे जो इसके अंदर ट्रेंड हो। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन जो भी नर्सेज है जो सीखना या नहीं सीखना चाहते उनको छोड़ दे। ओके। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन क्या करे कि इक्विपमेंट और ट्रेनिंग के ऊपर पैसा खर्च करे। और चौथा है ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाए जो नर्सेज को फोर्स करे कि वो नए सिस्टम के हिसाब से ढले। तो इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा? तो यहाँ पे देखो, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करे, अपने इक्विपमेंट और ट्रेनिंग के ऊपर क्या करे, फोकस करे। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि इक्विपमेंट और ट्रेनिंग, नर्सेज को ट्रेन करने के लिए वो पैसा खर्च करे ताकि जो भी पुरानी नर्सेज है उनको नए सिस्टम के हिसाब से अडॉप्ट कराया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग विच रेस्ट्रिक्ट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नोन एज। अगर कोई भी शब्द की अगर बात करें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इमोशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर और कल्चरल बैरियर। ओके, तो आपने सबने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन क्या होता है? ओके, कम्युनिकेशन एक्शन ऑफ थॉट्स आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो यहाँ पे जब भी किसी भी अगर कोई भी शब्द को आप क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं या मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो उसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे? तो उसको हम काउंट करेंगे सिमेंटिक बैरियर। ओके, सिमेंटिक बैरियर। क्लियर है? अगर रिलेटेड टू वर्डिंग हो कह सकते हो, आप भाषा से संबंधित कह सकते हो। फिजिकल बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर मतलब वो पर्सन बहरा होता है या दिखाई नहीं दे रहा होता है, ठीक है, या विजन उसका कम है, तो वो फिजिकल बैरियर के अंदर है। इमोशनल बैरियर का मतलब कि वो पर्सन उदास है या डिप्रेशन में है, तो इमोशनल बैरियर के अंदर। कल्चरल बैरियर के अंदर का मतलब कि उसका और आपका दोनों का कल्चर अलग अलग है। तो ये मेनली अलग अलग टाइप्स के कल्चरल बैरियर्स, सॉरी, ये अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं। ओके, जो सिमेंटिक बैरियर होता है ये किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्डिंग्स कह सकते हो, कि जहां पे आपके जो भी वर्ड्स होते हैं वो सामने वाला गलत समझ लेता है, उसको कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग की अगर हम बात करें, इंडक्टिव रीजनिंग वर्ड सुना है कभी आपने? इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी चीज को लेके क्या करते हैं? रीजन देते हैं, तर्क देते हैं। तो एक एग्जांपल है इंडक्टिव रीजनिंग का कि रीजनिंग फ्रॉम ऑल क्रॉनिकली इल पेशेंट्स टू ए सिंगल क्रॉनिकली इल पेशेंट। ठीक है, कि सारे जो भी मरीज है जो क्रॉनिकली इल हुए हैं वो एक ही मरीज से हुए हैं। ठीक है। दूसरा, रीजनिंग फ्रॉम ए सिंगल डायबिटिक पेशेंट टू ऑल डायबिटिक पेशेंट। उसके बाद में यूजिंग ए कंप्यूटराइज्ड नर्सिंग केयर प्लान टू केयर फॉर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट। उसके बाद में यूजिंग ए स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर प्लान टू केयर फॉर स्पेसिफिक पेशेंट। तो यहाँ पे सामने 4 ऑप्शन है इंडक्टिव रीजनिंग के। तो इंडक्टिव रीजनिंग की अगर हम बात करें, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि सिंगल डायबिटिक पेशेंट से ऑल डायबिटिक पेशेंट की तरफ, मतलब सिंगल से मल्टीपल की तरफ। तो ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये है
इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों जो आपकी कहीं ना कहीं जो सीआरई का जो एग्जाम है एसएनओ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसके लिए आपको तैयार होना है। तो किरोशन नर्सिंग क्लासेस बेटा आपकी हेल्प करेगा ऐसे तरीके के और क्वेश्चन से, जिससे आप अच्छे से एसएनओ एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।